जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐतिहासिक स्रोत से टॉप 45 प्रश्न। तो साथियों, यदि आप भी पिछले वाले ऐतिहासिक स्रोत वाले पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। यह वीडियो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से क्लास 3 है। यदि आप पिछले वाले सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा, तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, और 1 से 35 तक के पहला वाला वीडियो में करवा दिए थे साथियों। इस आज का क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। ध्यान रखिएगा, दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। इन्हें आर.डी. बनर्जी भी कहा जाता है, राखल दास बनर्जी को। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर जॉन मार्शल। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। उससे पहले यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, कहता है, म्यूसमेटिक्स क्या है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन म्यूसमेटिक्स कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, कहता है, एशिया माइनर स्थित बोंगजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, कहता है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो हमारा ऑप्शन है साथियों, जॉन टॉबर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेंटकॉप और डी जेम्स प्रिंसेप। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 41, कहता है, अशोक के शिलालेख क्या है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिलता है, तो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में मिलता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेंगे साथियों। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF
फ्री में लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, कहाँ से अशोक की द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर ए कुन्ना, जो कि कंधार में पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे साथियों, वीडियो को अच्छे से देखते चलेंगे। 2-4 प्रश्न निश्चित एग्जाम में पूछे जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 45 नंबर प्रश्न कहता है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल वासुदेव से हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, 46 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शक सत्रप रुद्रदामन द्वारा विशुद्ध सांस्कृतिक भाषा में सबसे लंबा अभिलेख जारी किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों रुद्रदामन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 कहता है, 50 समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग अभिलेख में उपलब्ध
है प्रयाग अभिलेख में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है प्रयाग प्रशस्ति प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का वर्णन किस सदी में हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ सदी में हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसका स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्र के स्मित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 कहता है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एरल अभिलेख से पुरातात्विक उल्लेख मिलता है, सती प्रथा का पुरातात्विक उल्लेख। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55 कहता है एरल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त शासक से संबंधित है एरल अभिलेख। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56 कहता है एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृत किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय रविकृत चालुक्य शासक की दरबारी कवि था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि साथियों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। यदि साथियों पहले से लूसेंट यदि आपका ख़त्म हो गया है तो यदि आप इस प्रश्न का जवाब पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 कहता है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए एहोल अभिलेख से हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एहोल के उत्कीर्णन लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 कहता है अभिलेखों को ऐतिहासिक पृथक्कन के साथ प्रारंभ करने का परंपरा का सूत्रपात किसने किया। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी राजराजा प्रथम ने परंपरा का सूत्रपात किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60 कहता है कहाँ से प्राप्त
अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर मेरूर में महासभा के कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61 कहता है भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। तो ध्यान से खाली वीडियो को देखते जाइएगा, वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62 कहता है भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इंडो ट्राइवेलियन सिक्के माना जाता है भारत में प्राचीनतम मुद्रा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुषाणों ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों। यदि आप लोग को पता है तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 65 कहता है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा के। सातवाहनों के समय सर्वाधिक धातु से बने हुए थे, सीसा से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 कहता है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण के शासकों ने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 कहता है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 68 कहता है निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले थे। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा से सर्वाधिक रोमन सिक्के मिले थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 कहता है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न कहता है प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते थे। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए
हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 कहता है अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्लिन की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में रचित है। प्लिन की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री लैटिन भाषा में रचित है, यानी लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा में। अरबी भाषा में लिखा गया है चचनामा सिंध का इतिहास। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 कहता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कष्ट करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, मगध का व्यवसाय था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी किस वर्ष। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक चीनी यात्री सुंगयुन ने यात्रा की थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 कहता है महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है रबातक अभिलेख संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क से रबातक अभिलेख संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो हमारा सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि को उद्वाचित किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्ठी लिपि में दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। तो साथियों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। यदि हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। नहीं तो सूरज सर बरौली पीडीएफ सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।